हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल GKYSK। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड से रिलेटेड मॉडल सेट को देखने वाले हैं। यह हमारा मॉडल सेट नंबर 3 है। इससे पहले हम लोग 2 मॉडल सेट को देख चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा के देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर प्रश्न का जवाब आपको पता हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए पहले के प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर ही पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। इसका लक्ष्य गांव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। ये सभी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस उच्च न्यायालय ने में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 4 नंबर, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान सभा द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा 5 नंबर, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम भारत के लोग शब्द से। अगला प्रश्न संख्या 6 है हमारा, नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या है। तो वो जो है हमारा कमी की रुख दिखाती है। अगला प्रश्न है हमारा 7 नंबर, भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किसानों को मकान ऋण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 8 नंबर, भूमि विकास बैंक निम्नलिखित का एक अंश है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सहकारी उधार ढांचा। भूमि विकास बैंक जो है वो किसानों को लोन पे पैसे देती है, इसलिए वो क्या होगा, सहकारी उधार ढांचा। अगला प्रश्न है हमारा 9 नंबर, हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरित क्रांति की सफलता कब होती, जब बीजों की उच्च पैदावार किस्म हो, प्राप्त सिंचाई की सुविधा हो और रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक उपलब्ध हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 10 नंबर, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है जिसमें भारत में राजस्व कर से सरकार को आय होती है। तो वो है हमारा उत्पाद शुल्क, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हमारा 11 नंबर, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दी गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 मार्च 1931 को। इसलिए हम लोग 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 12 नंबर, लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उधम सिंह ने, ऑप्शन नंबर बी। और उधम सिंह जो थे वो पंजाब के रहने वाले थे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 13 नंबर, स्वराज पार्टी का गठन डैश की असफलता के बाद हुआ। तो स्वराज पार्टी का जो स्थापना हुआ था वो 1923 में हुआ था और जो हमारा असहयोग आंदोलन है वो 22 में ख़त्म हो चुका था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है हमारा 14 नंबर, INA की स्थापना हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 15 नंबर, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 में हुआ था उसके अध्यक्ष किसे चुना गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी को। अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन जो कि 1919 में हुआ था उसके अध्यक्ष महात्मा गांधी जी को चुना गया था। अगला प्रश्न है हमारा 16 नंबर, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, कितने साल के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्षों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 17 नंबर, अधिकतम नरमपंथी थे कहाँ के। तो अधिकतम नरमपंथी नेता जो थे वो
शहरी क्षेत्रों से बिलोंग करते थे। अगला प्रश्न है हमारा 18 नंबर। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो जो केंद्र था वो जगदीशपुर में था। और जगदीशपुर के बिहार से कौन नेता थे जगदीशपुर से? तो वह थे बाबू वीर कुंवर सिंह। कौन? वीर कुंवर सिंह। कंप्लीट। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 19 नंबर। हौज विद्रोह हुआ। तो जो हौज विद्रोह हुआ था वो हमारा हुआ था 1820 से 21 के दौरान। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 20 नंबर। पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया था, यानी पंचायती राज कहाँ पे सबसे पहले लागू किया गया? तो सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 21 नंबर। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या था? जो पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य था वो था ग्रामीण वासियों को शक्ति का विकेंद्रीकरण, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 22 नंबर। पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निषेधक तत्व, क्योंकि जो पंचायती राज की व्यवस्था है वो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है और हमारा अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक किसमें आता है? तो वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग के 4 में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 23 नंबर। भूमि सुधार डैश के विषय के अंतर्गत आता है। तो जो भूमि सुधार है वो राज्य सरकार के अंतर्गत यानी राज्य सूची के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है हमारा 24 नंबर। भारतीय मुद्रा छापी जाती है। तो जो भारतीय करेंसी है वो छापी जाती है नासिक प्रिंटिंग प्रेस में, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा 25 नंबर। भारत में पहला पन बिजली शक्ति केंद्र आरंभ हुआ था। तो भारत में पहला पन बिजली शक्ति जो आरंभ हुआ था वो शिव समुद्रम में कर्नाटक में 1902 में सबसे पहले शुरू हुआ था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 26 नंबर। दुर्लभ मुद्रा यानी कि हार्ड करेंसी का आशय क्या है? तो हार्ड करेंसी वैसी करेंसी जो आसानी से उपलब्ध ना हो। तो आसानी से जो उपलब्ध हो वो कौन सा होगा? हार्ड करेंसी। तो वैसी करेंसी हार्ड करेंसी होगी जो कहाँ पे मिलेगा आपको? विकसित देशों की करेंसी जो होते हैं वो हार्ड करेंसी होती हैं और विकासशील देशों की करेंसी कैसी होगी? तो ये हमारा सॉफ्ट करेंसी होगा, सॉफ्ट करेंसी। कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला है 27 नंबर। नाबार्ड उधार देता है। तो जो नाबार्ड उधार देता है वो कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के देता है, क्योंकि नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। अगला प्रश्न है हमारा 28 नंबर। डब्ल्यूटीओ अस्तित्व में कब आया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जनवरी 1995 में। डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में अस्तित्व में आया। इससे पहले क्या था? नाटो था, NATO नाटो। अगला प्रश्न है हमारा 29 नंबर। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसमें ग्रामीण बैंकों के रूप से पुकारा जाता है वर्गीकृत है। तो ये हो जाएगा आपका अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में वर्गीकृत है। अगला प्रश्न है हमारा 30 नंबर। पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन यानी कि फाइनल अप्रूवल जो होता है वो कौन देते हैं? तो वो देते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। यानी पंचवर्षीय योजना जो होती है वो अंतिम रूप से अनुमोदन दिया जाता है राष्ट्रीय विकास बैंक के द्वारा। अब पंचवर्षीय योजना नहीं होती क्योंकि योजना आयोग खत्म हो चुका है। योजना आयोग की जगह अभी क्या आ गया? तो नीति आयोग आ गया है, नीति आयोग। कंप्लीट। अगले प्रश्न को देखते हैं। आगे हमारा मैथ है, तो मैथ के लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। तो चलिए अब डायरेक्ट साइंस के क्वेश्चन पे चलते हैं। साइंस का क्वेश्चन 56 नंबर से स्टार्ट होता है। यह हमारा साइंस का प्रथम क्वेश्चन है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किन्होंने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरगोविंद खुराना, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है
57 नंबर, पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है, तो किस पे होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगला प्रश्न है हमारा 58 नंबर, किस धातु से बना है मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में लिया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम मिश्र धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज एवं रेल के डिब्बों के पुर्जों को बनाने में काम में लिया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा 59 नंबर, भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है? तो जब 1999 की बात करें उस समय बिहार था, लेकिन अभी वर्तमान की बात करें तो वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश, यानी कि राइट आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 60 नंबर, किस गैस को असुर गैस की तरह काम में लिया जाता है? तो मेनली जो हमारा असुर गैस होता है वो क्लोरोपिक्रीन होता है, लेकिन वो ना उपलब्ध होने के कारण हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो कि सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 61 नंबर, प्रकाश का शून्यावकाश यानी कि निर्वात में वेग अनुमानतः कितना होता है? तो प्रकाश का निर्वात में जो वेग होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यहाँ पे देखिए अधिकतर में यूनिट से हमको फंसा रहा है, लेकिन क्या हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो इसमें आप लोग जो होगा इकाई स्थान यूनिट को भी ध्यान दीजिएगा कि इसमें यूनिट क्या दिया गया है, मीटर पर सेकेंड होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 62 नंबर, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो तेजाब किसको कहते हैं हम लोग? तो जो कार बैटरी में डाला जाता है H2SO4 उसे हम लोग तेजाब कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 63 नंबर, आंतों के रोग के निदान में निम्नलिखित किरणों का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्स किरण का। आंतों के रोग के निदान के लिए एक्स किरण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, फ्यूज किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। फ्यूज जो है वो विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पे कार्य करता है। अगला प्रश्न है हमारा 65 नंबर, परमाणु के नाभि में निम्नलिखित में से कौन से कण उपलब्ध होते हैं? तो परमाणु का नाभिक, तो यह वह परमाणु जिसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 66 नंबर, शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा 67 नंबर, दृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं? दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन से लेंस का काम में लेते हैं? दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए काम में लेते हैं। तो दूरदृष्टि दोष में हम लोग अवतल लेंस को काम में लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा? तो इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत जगह पे दिखाई देता है, लेकिन जब 12 बज रहे होंगे सूर्य क्या होगा? ऊपर में होगा, तो इसलिए इस वक्त जो है हमारा इंद्रधनुष बनेगा ही नहीं, यह नहीं देख सकते हैं क्योंकि बनेगा ही नहीं। अगला प्रश्न है हमारा 69 नंबर, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं किस दर्पण का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का। अगला प्रश्न है हमारा, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र होता है? धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 और इंटू में हमारा दे देता है 10H2O। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 71 नंबर, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है? तो सौर ऊर्जा ऑब्वियसली किससे प्राप्त होगा? सूर्य से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 72 नंबर, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऐसे प्रक्रिया को हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन वैसी प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस बिना द्रव में बदले डायरेक्ट वाष्प में बदल जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा
पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो पौधे व पेड़ यानी कि पौधे किस प्रकार अपना खाना बनाते हैं, तो वो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस विधि से अपना खाना तैयार करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, तो स्वपोषी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा 74 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है। तो जर्मेनियम अधातु है जिसका उपयोग अर्धचालक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 75 नंबर, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी क्या है। तो जैविक सिस्टम यानी कि हम लोगों में, जीवों में, तो वो क्या है, एंजाइम्स का मुख्य कार्य रासायनिक क्रिया को तेज कर देना होता है या उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। इस पर एक प्रश्न भी आता है कि एंजाइम्स मुख्यतः होते हैं, तो क्या होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं और प्रोटीन होते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 76 है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह रोग हो जाता है। तो जो मधुमेह रोग होता है वो इंसुलिन की कमी से हो जाता है, और जो इंसुलिन है वो हमारा अग्न्याशय के बीटा सेल से स्रावित होता है। अगला प्रश्न 77 नंबर, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म यानी कि चमड़े को स्वस्थ रखने में ज़रूरी है, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी यानी कि साइट्रिक एसिड। अगला प्रश्न है हमारा 78 नंबर, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो वो डायलिसिस कहा जाता है। डायलिसिस विधि से ही हमारा जो खून होता है वो प्यूरिफायर होता है। अगला प्रश्न 79 नंबर प्रश्न है, टरबाइन व डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो टरबाइन या डायनमो में जो हमारा ऊर्जा रूपांतरण होता है वो मैकेनिकल ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, मैकेनिकल यानी यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। अगला प्रश्न है हमारा 80 नंबर, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं। तो जो पढ़ने में ग्लासेस का उपयोग किया जाता है वो अवतल लेंस और उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगर जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष का है तो वे अवतल लेंस का उपयोग करेंगे, और जिनको दीर्घ दृष्टि दोष है वो उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए और बी दोनों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारा है हिंदी का प्रश्न। तो हिंदी में 5 नंबर का प्रश्न हमें गद्यांश से दिए जाते हैं। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले आपको गद्यांश को समझना पड़ेगा, और गद्यांश को समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। इससे पहले हम सबसे पहले गद्यांश को सॉल्व करने के लिए हमें प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 81 हमारा, उपयुक्त गद्यांश के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त शीर्षक कौन सा, यानी कि सबसे पहले हमें शीर्षक देना है। अगला प्रश्न है, गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित में से किसने कहा हंसमुख बनो, यानी हमें गद्यांश में यह चूज करना है कि हंसमुख बनो किन्होंने ने कहा था। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार मनुष्य निम्नलिखित में से क्या है, यानी हमें ए उसमें से उसके आधार पर हमें निर्णय निकालना है। अगला हमारा, गद्यांश में प्रयुक्त शब्द हास्य का तद्भव शब्द क्या है, यानी हमें हास्य का तद्भव शब्द ज्ञात करना है। अगला है हमारा, गद्यांश में प्रयुक्त शब्द विधाता का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो चलिए अब गद्यांश को पढ़ लेते हैं। गद्यांश को पढ़ने से पहले प्रश्न पढ़ना इसलिए जरूरी ताकि हम उसे कोरिलेट कर सकें। अब गद्यांश पढ़ते हैं। मानव की स्वभावगत प्रवृत्ति में एक बड़ी ही मोहक प्रवृत्ति है हास्य विनोद की। जिंदगी केवल कराहों का सिलसिला है, आहों की जलजला है, दर्द की दास्तां बनकर रह जाए यदि उनमें हास्य विनोद न हो। हास्य लाख दुखों की अचोक औषधि है, स्वास्थ्य का अनोखा मंत्र है। चिंताओं के पुलिंदों को थोड़ी देर के लिए अलग करने में हास्य विनोद सक्षम है। कविता केवल हृदय का उद्गार किंतु विनोद रोम रोम का उद्गार है। विनोद एक प्रकार की पुष्टि है जिससे शरीर और मस्तिष्क को नई शक्ति मिलती है। थकी तानी शरीर में मकर ध्वज की सी उष्मा आ जाती है। गांधी जी ने कहा है कि यदि मुझे विनोद का भाव न होता तो मैंने बहुत पहले ही आत्महत्या कर ली होती। संतों ने भी कहा है कि यदि दुखों में भी सुख की अनुभूति चाहते हो तो हम हंसमुख बनो, यानी यहाँ पे हमारा आंसर मिल गया
82 का कि हंसमुख बनो किन्होंने कहा था, तो वो संतों ने कहा था। आगे गद्यांश पढ़ते हैं। वह मनुष्य बड़ा ही भाग्यशाली है जिसे विधाता से हास्य और विनोद का बहुमूल्य वरदान मिला हो। फोटोग्राफर फोटो खींचने के समय चाहता है कि आप एक क्षण के लिए मुस्कुराएं, किंतु विधाता फोटोग्राफर चाहता है कि आप जीवन भर मुस्कुराते रहें। जिस मुख पर हास्य की दुग्ध ध्वंद धवल चांदनी छिटकनी चाहिए, उसे क्या अधिकार है कि वह अपनी स्वाभाविक आकृति को अवसाद की काली रेखाओं में अमावस की काली रजनी बना डालें। सुप्रसिद्ध जापानी कवि नागुची ने भगवान से वरदान मांगा था, जब जीवन के किनारे की हरियाली सूख गई हो, चिड़ियाओं की चहक मुक गई हो, सूर्य को ग्रहण लग गया हो, मेरे मित्र एवं साथी मुझे कांटों में अकेला छोड़कर कतरा गए हों और आकाश का सारा क्रोध मेरे भाग्य पर बरसने वाला हो, तब भी हे भगवान तुम मुझ पर इतनी कृपा करना कि मेरे ओठों पर हंसी की एक उजली लकीर खींच जाए। हास्य और उल्लास का नाम ही जीवन है। उसे हम कभी युवा नहीं कहेंगे जिसे चेहरे पे हर वक्त 12 बजे रहते हैं, मुहर्रम ही गम छाया रहता हो। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा है कि हंसी की पृष्ठभूमि पर ही जवानी की फूल खिलती है। जिंदगी हास्य और विनोद के बिना अपनी जिंदा दिली खो देती है। हंसमुख व्यक्ति वह फुहारा है जिसके शीतल छोटे आसपास के व्यक्तियों के मन को प्रफुल्लित करते रहते हैं। व्यक्तिक जीवन की सफलता के अनेक रहस्यों में एक रहस्य हंसमुख स्वभाव का होना भी है। किसी साक्षात्कार में वह व्यक्ति आसानी से चुन लिया जाता है। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। वह व्यक्ति आसानी से चुन लिया जाता है जिसकी ओठों पर मुस्कान की दुधिया रेखा अटखेलिया करती रहती हैं। पाश्चात्य देशों में बिना मुस्कुराहट के अभिवादन अशिष्टता की निशानी मानी जाती है। किसी सुविज्ञ अनुभवी ने ठीक ही कहा है, जो हंस सकता है वह मित्र बनाने योग्य है और उस पर विश्वास पूर्वक निर्भर किया जा सकता है, किंतु जो हंसता नहीं वह स्वयं दुखी है। अतएव वह खतरनाक भी है क्योंकि वह दूसरों को भी दुखी देखना चाहता है। हंसना एक नियामत है और जो इससे वंचित है वह दया का पात्र है। समाज में बहुत सा खून खराबा और झगड़ा फसाद इसलिए होता है क्योंकि हमें प्राय हास्य प्रीति का अभाव होता है। जहाँ खुलकर हंसने की ज़रूरत होती है वहाँ हम भ्रिकुटी तानकर और डंडा लेकर पिल पड़ते हैं। छोटी छोटी बातों को पृष्ठता और सम्मान का प्रश्न बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा गद्यांश कंप्लीट हुआ। तो अब प्रश्न को आंसर देते हैं। 81 उपयुक्त गद्यांश के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त शीर्षक कौन सा है। तो शीर्षक जो होता है वो हमें मेन टॉपिक को ध्यान देना था कि किस टॉपिक पे इसमें बात की गई है। तो इसमें सर्वाधिक किस टॉपिक पे बात की गई, तो वो जीवन में हास्य व्यंग का स्थान के बारे में, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हमारा 82 नंबर, गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित में से किसने कहा हंसमुख बनो। तो किसने कहा थे, तो वो संत लोगों ने कहे थे, यानी राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 83 नंबर, प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार मनुष्य निम्नलिखित में से क्या है। ऑप्शन है हमारा सामाजिक प्राणी, भाग्यशाली, अवसरवादी, प्रभावशाली। तो जो मनुष्य है वो दुख के समय हंसता है और दुख के समय रोता है और सुख के समय हंसता है, यानी कि वो कैसा है, अवसरवादी है। जैसा उसको अवसर मिलता है वह उसके अनुसार कार्य करता है, यानी कि मनुष्य क्या है, अवसरवादी है। अगला प्रश्न हमारा 84, गद्यांश में प्रयुक्त शब्द हास्य का तद्भव शब्द क्या है। तो हास्य का जो तद्भव शब्द होता है वो हंसी होता है। अगला प्रश्न है हमारा 85 नंबर, गद्यांश में प्रयुक्त शब्द विधाता का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमर। पर्यायवाची यानी कि उसके और नाम, तो विधाता यानी कि भगवान भी है, संपदा भी है, ईश्वर भी है, लेकिन अमर नहीं, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारा 86 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सफल का विलोम नहीं है। सफल यानी कि विलोम नहीं, यानी कि उसका उसी के जैसा है। तो सफल का दूसरा नाम क्या है, तो उत्तीर्ण, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तीर्ण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 87 नंबर, रामकृष्ण में कौन सा समास है।
राम कृष्ण यानी राम और कृष्ण, यानी जहाँ पे और का लोप हो उसे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 88 नंबर, विसर्ग संबंधी अशुद्धियों को ध्यान में रखते हुए शुद्ध शब्द को बताएं। तो विसर्ग संधि जो होता है वो विसर्ग इस प्रकार जो होता है यह विसर्ग है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अंधा प्लस पतन, अंधा धन पतन। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 89 नंबर, निम्न वाक्यों में लिंग संबंधी संशोधन करते हुए सही वाक्य को इंगित करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह बुद्धिमती स्त्री है, वह बुद्धिमती स्त्री, यह सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 90 नंबर, अंतः धन राष्ट्रीय शब्द में संधि निर्देश कीजिए। तो हम अभी बताए थे कि जो विसर्ग दिया हो तो यह कौन सा होगा? विसर्ग संधि। अंतः तः है, यह विसर्ग संधि हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 91 हमारा, निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है, यानी कि जो जिसके बोलने पे ओष्ठ से नहीं निकलता। तो प वर्ग वैसे ओष्ठ से ही है, लेकिन जो हमारा म है, म यह हमारा ओष्ठ और कंठ से भी आता है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा म, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 92 नंबर, आए थे हरि भजन को ओटन लगाने कपास, निम्नलिखित लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है हमारा 93 नंबर, निम्न मुहावरों, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 93 नंबर, निम्न मुहावरों का अर्थ बताइए। आस्तीन का साफ होना, आस्तीन का साफ यानी कि जो विश्वासघाती हो उसे आस्तीन का साफ कहते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 94 नंबर, रसराज की संज्ञा दी गई है, यानी रसों का राजा। तो रसों का राजा किसे कहा जाता है? श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। यानी कि बिहार फॉरेस्ट गार्ड में हमारा रस से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस पोर्शन को भी कंप्लीट कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 95 नंबर, निम्न में से अशुद्ध बताइए। यह सब वर्तनी से है, तो जो अशुद्ध वर्तनी है वो क्या हमारा? सौंदर्यता, यह गलत लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है 96 नंबर, शुद्ध वर्तनी बताइए। तो शुद्ध वर्तनी कौन सा है? पैतृक को हम लोग इस प्रकार लिखते हैं, जो पिता के द्वारा धन छोड़ा जाता है उसे पैतृक कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 97 नंबर, उच्चारण स्थान की दृष्टि से क वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? तो क वर्ग यानी कि क ख ग घ अंग, इसको बोल करके देखिए कहाँ से आता है। तो क कहाँ से आ रहा है? सब कंठ से आ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कंठ। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 98 नंबर, वर्तनी की शुद्धता को ध्यान में रखते हुए आग शब्द के लिए प्रयुक्त शुद्ध हिंदी शब्द कौन सा होगा? तो वो हो जाएगा अनल। अनल मतलब होता है आग का पर्यायवाची, अनल। अगला प्रश्न है हमारा 99 नंबर, व्यंजनों में बताइए कि कौन सा महाप्राण है? तो महाप्राण कौन है? ख है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 100 है हमारा, निम्नलिखित में से वचन संबंधी संशोधन को दृष्टिगत रखते हुए सही वाक्य को इंगित करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह अनेक विद्याएं जानता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आज का हमारा यह वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।